नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज बात उस राजनीतिक दल की जो बचपन में एनीमिक लगता था, लोग उसके पास आने से बचते थे, लेकिन जिसने भारतीय राजनीति का पूरा विमर्श बदल कर रख दिया है। ये सच है कि आजाद भारत का मौजूदा इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक बीजेपी पूर्व काल हो सकता है और दूसरा बीजेपी के बाद का दौर। बस इसलिए नहीं कि बीजेपी लगातार 2 बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है, बल्कि इसलिए भी कि उसके आने से भारतीय लोकतंत्र और संसदीय राजनीति के सामने कई नए सवाल आ गए हैं, कई नई संभावनाएं भी खुली हैं। तो अगले आधे घंटे में बीजेपी का इतिहास और वर्तमान देखेंगे। क्या आप जानते हैं कहां से कहां पहुंची बीजेपी? लेकिन पहले आज का समारोह। बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों और पार्टी के आला नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अभी भी देश में वर्ष का पर्व मना रहे 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। तो बीजेपी की कहानी 2 शहरों के साथ शुरू होती है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय। एक बहुत बड़े वकील रहे तो दूसरे बड़े सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। दोनों ने जनसंघ की बुनियाद रखी और उसे मजबूती दी, लेकिन दोनों का निधन त्रासद रहा। माफ कीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन श्रीनगर में कैद में रहते हुए, तो दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगल सराय के रेलवे स्टेशन पर मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी हिंदू महासभा में होते थे, बाद में उससे अलग हो गए। वे आजाद भारत की पहली नेहरू सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने सरकार छोड़ी और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनके पीछे आरएसएस ने अपनी ताकत लगाई, जो 1925 से ही हिंदू हितों के संगठन के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके बाद जम्मू कश्मीर जाकर वहां के अलग कानूनों का मसला उठाया। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1953 में श्रीनगर में उनका निधन हो गया। हालांकि इसके पहले उन्होंने जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक को देश भर में पहचान दिला दी। पहले ही आम चुनाव में जनसंघ ने 3 सीटें भी जीत ली थी। अब बात करते हैं दूसरे चेहरे की। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में दीनदयाल उपाध्याय भी रहे, जिन्होंने जनसंघ का वैचारिक आधार तैयार किया। वो राष्ट्र धर्म जैसी पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सूत्र दिया। मोटे तौर पर इसे इस तरह समझा सकते हैं कि केंद्र में व्यक्ति, व्यक्ति के चारों ओर परिवार, परिवार के चारों ओर समाज और समाज के चारों ओर समष्टि। बीजेपी और आरएसएस इसे पश्चिम के समानांतर भारत का दर्शन बताते हैं, लेकिन इसकी बहुत सुसंगत व्याख्या कहीं नहीं दिखती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत भी बहुत दुख भरी रही। वो 10 फरवरी 1968 को लखनऊ से सियालदह एक्सप्रेस पकड़कर पटना के लिए चले थे। ट्रेन रात 2 बजे के बाद मुगल सराय के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ही उनका शव मिला। स्टेशन से कुछ ही दूर पहले प्लेटफॉर्म से करीब 1.25 किलोमीटर आगे एक खंबे से टिका हुआ था। उन्होंने 5 रुपए का एक नोट अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। आखिरी बार उन्हें शायद जौनपुर में जीवित देखा गया और ये पूरा मामला एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी की तरह देखा गया। आरएसएस ने इस पूरे ट्रायल में सीबीआई की जो जांच थी उस पर भी कई सवाल उठाए, लेकिन इस पूरी ट्रायल में कुछ खास निकल कर नहीं आया। आखिर में लगा कि शायद चोरों ने उनका कत्ल किया। लेकिन भारतीय जनसंघ चलता रहा।
और दीपक जलता रहा। बाद के वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने भारतीय जनसंघ की कमान संभाली। 1957 के लोकसभा चुनाव में वाजपेयी बलरामपुर से जीतकर संसद पहुंचे। उनके भाषण देने की शैली बहुत पसंद की गई। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी इस युवा सांसद की तारीफ करते थे। वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी जुड़े, जो आने वाले दिनों में बदली हुई बीजेपी के वास्तुकार बने। आडवाणी पहली बार संसद में राज्यसभा के रास्ते पहुंचे और ये 1970 का साल था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वाजपेयी, जिनके बेहतरीन वक्ता होने का लोहा खुद जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे, वो और आडवाणी आगे बढ़ते चले गए। तो ये 1975 का साल था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की और विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो जयप्रकाश नारायण या जेपी के आह्वान पर कई विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। इसमें संगठन कांग्रेस, चरण सिंह की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल हो गए थे। भारतीय जनसंघ का विलोप हो गया। तो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और ये देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के तौर पर सामने आई। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे, वो विदेश मंत्री बनाए गए। साथ ही में लाल कृष्ण आडवाणी इस सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। अब बात करते हैं 1979 की, जब जनता पार्टी आपसी टकराव की वजह से टूटकर बिखर गई। और टूट की वजह कहा जाता है कि एक वजह आरएसएस थी। जनता पार्टी के कई सदस्य दोहरी सदस्यता के खिलाफ थे, लेकिन इसी के बाद भारतीय राजनीति का अब एक नया दौर शुरू हुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। 1980 से आज तक 42 साल हो गए हैं। ये दौर बीजेपी के नाटकीय राजनीतिक उतार चढ़ाव का दौर भी रहा है। भारतीय राजनीति इसी दौर में काफी कुछ बदल भी गई है। ये बहुत दिलचस्प और लंबी कहानी है। एक नजर इस इतिहास पर। ये 1980 का साल था, जब अटल आडवाणी की जोड़ी ने जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। दीपक पीछे छूटा और कमल नए निशान के तौर पर उभरा। गांधीवादी समाजवाद बीजेपी का नया नारा था। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर पैदा हुई, उसकी पीठ पर सवार होकर 400 से ज्यादा सीटें लेकर राजीव गांधी सत्ता में आ गए। भारतीय जनता पार्टी को मिली सिर्फ 2 सीटें, मेहसाणा और हनमकोंडा की। मगर एक मौका भारतीय जनता पार्टी की राह देख रहा था, जो कांग्रेस सरकार ने ही सुलभ कराया। शाहबानो केस में तुष्टीकरण का आरोप झेल रही राजीव गांधी सरकार ने यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की मार्फत अयोध्या के राम मंदिर के बंद पड़े ताले खुलवाए और बीजेपी को जैसे सत्ता की चाबी मिल गई। ये वही दौर था जब वीपी सिंह कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग दल बना चुके थे। अयोध्या को लेकर चले राम मंदिर आंदोलन में वीएचपी के साथ बीजेपी भी कूद पड़ी। 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने जनता दल के साथ तालमेल किया। बीजेपी सीधे 2 से 88 सीटों पर पहुंच गई। वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया। दिलचस्प यह है कि इस सरकार को लेफ्ट फ्रंट भी समर्थन दे रहा था। बीजेपी की राजनीति का नया मोड़ शुरू हो चुका था। सोमनाथ से अयोध्या के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। देश के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। आडवाणी को बिहार की लालू यादव सरकार ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 1991 के मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को करीब 120 सीटें मिली। इसी दौर में 4 राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उसकी सरकार भी बनी। लेकिन अयोध्या का पूरा इस्तेमाल अभी बाकी था।
दिसंबर 1992 में वहां कार सेवा के नाम पर देश भर से बीजेपी और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। बीजेपी के सारे बड़े नेता वहां पहुंच गए। उन सबके सामने सरकार और नेताओं द्वारा दिए गए भरोसे के बावजूद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। हिंदुवादी राजनीति का ये चरम मोड़ था। राम मंदिर का मामला अदालत से ज्यादा सियासत में था। केंद्र में तब नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाकी 3 राज्यों में भी बीजेपी सरकारें बर्खास्त कर दी गई। लेकिन यह आने वाले कल के लिए दी गई कुर्बानियां थी, जिनके फायदे अगले 4 साल में दिखने वाले थे। 1996 के आम चुनाव में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन वो बहुमत से बहुत दूर थी। फिर भी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये सरकार बहुमत लायक समर्थन नहीं जुटा सकी। वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। पहली बार वाजपेयी सरकार बस 13 दिन चल सकी। एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। 1997 में कांग्रेस के दबाव में इस सरकार का नेतृत्व इंदर कुमार गुजराल के हाथ चला आया। 1998 में इंदर कुमार गुजराल की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इस मोड़ पर अटल आडवाणी गठबंधन राजनीति का धर्म और मर्म समझने लगे थे। बीजेपी ने एकला चलो रे की नीति छोड़ी और कई दलों से नाता जोड़ा। पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में समता पार्टी, दक्षिण में AIADMK, बंगाल में ममता, सबको अपने साथ जोड़कर एनडीए बनाया। 1998 के चुनाव में एनडीए कामयाब रहा और वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जयललिता द्वारा समर्थन वापसी के साथ ये सरकार भी अल्पमत में आ गई। 1999 का विश्वास मत वाजपेयी सरकार महज 1 वोट से हार गई, लेकिन फिर 1999 का चुनाव नए गठबंधन के साथ बीजेपी ने जीता और तीसरी बार वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने इस तीसरे दौर के 5 साल पूरे किए, लेकिन इन 5 सालों में सरकार और संगठन की कई सीमाएं सामने आती रहीं। 90 के दशक की सोशल इंजीनियरिंग से निकले नेता खुद को किनारे पा रहे थे। आडवाणी पार्टी में नेतृत्व की दूसरी कतार पर चिंतित रहा करते थे। बीजेपी के 5 अध्यक्ष जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू और खुद लालकृष्ण आडवाणी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अपनी कट्टर छवि बदलने की कोशिश में पाकिस्तान गए आडवाणी ने मोहम्मद जिन्ना की जो तारीफ की, वो उन्हें इतनी महंगी पड़ी कि बीजेपी ने आंख और कुर्सी से उतार दिया। इसके बाद 2004 में जो कुछ हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अटल आडवाणी की अपराजय लगने वाली जोड़ी को राजनीति में नौसिखिया लगने वाली सोनिया गांधी के यूपीए ने मात दे दी। ये दरअसल बीजेपी के अटल आडवाणी युग का अंत था। एक युग अंत होता है तो दूसरे युग की शुरुआत हो जाती है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे 2014 के बाद की बीजेपी की, यानी कि मोदी की बीजेपी। हमारे इस खास कार्यक्रम के आप जानते हैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों और पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और कहा कि राजनीति में परिवारवाद ही है जिसने उसे खोखला किया है। उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादा दिन अब नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जब विश्व 2 भागों में बटा नजर आ रहा है तो भारत की भूमिका अहम हो जाती है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है।
हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। तो ये राष्ट्रभक्ति ही है जो कि इस नई बीजेपी का मंत्र है। और कहा जाए तो एक बीजेपी है 2014 से पहले की और एक बीजेपी है 2014 के बाद की। इस नई बीजेपी के से कई ऐसे नए लोग जुड़ गए जो पहले नहीं थे उसके साथ, और कई ऐसे उससे छिटक कर अलग हो गए जो वाजपेयी की बीजेपी को ढूंढ रहे थे। और इसके पीछे वजह रही थी नरेंद्र मोदी का उदय। साल 2013 में गुजरात से दिल्ली बुलाए गए नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उनको 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये भारतीय राजनीति में नए दौर का ऐलान है। वो 2002 के गुजरात दंगों के लिए बदनाम थे। देश के उदार तबकों को वो स्वीकार्य नहीं थे। उनके पास कट्टर हिंदुत्व और विकास के गुजरात मॉडल का दावा भर था, जिसके बूते वो लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। खुद आडवाणी ने गोवा अधिवेशन में इस फैसले का विरोध भी किया था। लेकिन 2014 के नतीजों ने बताया कि नरेंद्र मोदी का जादू किस तरह हावी है। उनके नाम पर बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया। बेशक उन्होंने एनडीए को बनाए रखा। 2019 के चुनाव में ये जादू कुछ और बड़ा हो गया। बीजेपी को अपने दम पर 303 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता बने जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये वो दौर है जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगभग पर्याय हो चुके हैं। आजादी के बाद जनता पार्टी भी इमरजेंसी में कई दलों को मिला करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ। तो ये भाषण उन्होंने अपनी जीत के बाद दिया था। उनके प्रशंसक और विरोधी बटे हुए हैं। इस दूसरे दौर में बीजेपी सरकार ने कई अहम फैसले किए जिनकी आलोचना और प्रशंसा दोनों हुई है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला इसी दौर में हुआ मोदी सरकार की, और साथ में मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक को लेकर इसी समय कानून भी बनाया गया। कई राज्यों में एक और अहम कानून आया जिसको लेकर काफी खींचतान रहा, विवाद रहा, और वो था धर्मांतरण को रोकने का कानून। इस दौर में गोकशी और मॉब लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार की काफी आलोचना हुई। कई बार उंगली उठी और कई बार ऐसे संगठनों पर उंगली उठी जिनको कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से श्रेय मिलता है। दरअसल धर्म और राष्ट्रवाद का एक नया मिक्स इस बीजेपी ने बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विराट आयोजन इसी मिक्स का एक चेहरा है। इसके समानांतर बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्ट सिटी तक विकास का एक नया चेहरा भी दिखाई देता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट किया जाता है। कभी स्वदेशी की बात करने वाली बीजेपी अब विनिवेश और विदेशी निवेश की भी बात कर रही है। फिर भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नारों के साथ बीजेपी को नई ताकत और नई उम्र देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक कोशिश है पूरे टाइम हर जगह एक संतुलन बनाने की, और बीजेपी उसको करने में कामयाब होती भी नजर आ रही है। तो अपने 42वें साल में बीजेपी जितनी युवा है उतनी पहले नहीं थी, लेकिन उसके आलोचक मानते हैं कि इसी दौर में उसने देश के भीतर कई दरारें भी पैदा की है। लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद की चपेट में आ गया है और अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोदी और बीजेपी
ये राय बदलने में कामयाब होते हैं या नहीं, या वो कोशिश भी करते हैं या नहीं। तो क्या आप जानते में आज इतना ही। बीजेपी के उदय पर हमारा ये कार्यक्रम था। नमस्कार।